रियल एस्टेट के बारे में बताइएगा, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हवाले से हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है ये वाकई रियल एस्टेट है। हम वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनमें एक दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट करवाई तो वो वहाँ से उनकी इन्वेस्टमेंट वापस बाहर नहीं निकल सकती। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इदारे फैसिलिटेशन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी सीख रही है। आज तक हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मरला डेवलप करके किसी को नहीं दिया। फैसल टाउन फेज 2 असल में है क्या? फैसल टाउन 2 के प्रोजेक्ट की, और चूंकि ये प्रोजेक्ट मास में होजम में बहुत बड़ा है, 1 लाख कनाल के प्लस माइनस की बात हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, प्राइस प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल है और जो प्राइस है वो बहुत कम है। चक्री साइड पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बड़ा टाइम है, और क्योंकि ये भी उसी साइड पे आ रहे हैं तो इसकी डिलीवरी कितने टाइम में पॉसिबल होगी? 1 साल गुजर चुका है, 3.5 साल हमारे हो रहे हैं। फरवरी में हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। चौधरी वजीर साहब कहा करते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है इसमें। सल्सनारिक से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं द रियल टॉक। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा नाम सरदार ताहिर महमूद साहब। आप इस्लामाबाद डीलर एसोसिएशन के सदर तो हैं ही, इसके अलावा जो भी इवेंट हो पिंडी या इस्लामाबाद में या फिर ऐसे कहा जाए कि पूरे पंजाब में, तो हर इवेंट की आप सीनत होते हैं। जहाँ पर कदम रखते हैं वही प्रोजेक्ट कामयाब बना देते हैं। चलिए बात करते हैं सरदार ताहिर महमूद साहब के साथ। सर, कैसे हैं आप? वंडरफुल जी। नाज़रीन, एक सरदार ताहिर महमूद साहब तो वो हैं कि जिनको आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे या मुख्तलिफ इवेंट्स में देखते होंगे, लेकिन असल में सरदार ताहिर महमूद साहब कौन है, कैसे उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, किस तरीके से उन्होंने रियल एस्टेट में कदम रखा, क्या बाय एक्सीडेंट था या वाकई में उनका ये मिशन था कि वो रियल एस्टेट में आए, तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आप। तो बताइएगा सर, कैसे आना हुआ रियल एस्टेट में, कैसा रहा आपका सफ़र, और अब तक जो भी सफ़र तय किया उसका एक ओवरव्यू क्या होगा? थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम जैसे आपने बताया सरदार ताहिर महमूद है और मैं मास्टर्स किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। स्टडीज़ यहीं इस्लामाबाद में शुरू से पिंडी में और इस्लामाबाद में ही रहे हैं और यहीं बिज़नेस भी किया, यहाँ स्टडीज़ भी की हैं। और उसके बाद जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है इसमें भी हम समझ लें, जैसे हमेशा सेल्स की फील्ड में लोग एक्सीडेंटली आते हैं, तो हम भी इसमें एक्सीडेंटली आगे हमने 2-3 दोस्तों ने मिल के, जिसमें एक फ़याज़ उल हक साहब हैं, एक उमर रशीद साहब थे और तीसरा मैं था, तो हमने ये विन विन मार्केटिंग एंड डेवलपर्स के नाम से F8 में बिज़नेस का स्टार्ट लिया और वहीं से हमारा ये कैरियर जो प्रोफेशन है रियल एस्टेट का ये स्टार्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें हमें बड़ी कामयाबी दी और विन विन को ब्रांड बनाने में और विन विन मार्केटिंग एंड डेवलपर का जो मौजूदा जिस फॉर्म में ये अवेलेबल है उस तक पहुंचाने में हमारे 20 साल की मेहनत इसमें ऑलमोस्ट शामिल है, 20 से 22 साल की। और 20 से 22 साल में हमने बहुत सारे रियल एस्टेट के मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स, सेल परचेज़ और जो भी एवेन्यूज़ रियल एस्टेट से मुंसलिक है उन तमाम में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत और जाफिशानी से काम किया। और हमारे जो बायर 2002 या 3 या 4 या 5 में थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं और वो रिपीटेडली हमसे बिज़नेस भी कर रहे हैं और हम उनको जो चीज़ें उस वक्त लेके दी थी, आज बहुत सारे लोग हैं उन्हीं घरों में रह रहे हैं जो प्लॉट्स की शेप में हमने उनको इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें लेके दी थी। तो ये ऑल इन ऑल ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा इस रियल एस्टेट के प्रोफेशन के हवाले से भी। और फिर अल्लाह ने इसी में रह के एक वेलफेयर करने का भी अल्लाह ने मौका दिया, जिसमें ट्रेडर्स की खिदमत हो या इस्लामाबाद की रियल एस्टेट कम्युनिटी की खिदमत हो या पूरे मुल्क भर में फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हो, उससे अल्लाह ताला ने काम लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मुझे बहुत अच्छे एसोसिएट्स भी मिले, बहुत अच्छे दोस्त अहबाब भी मिले और बड़े सपोर्टिव मेरे रियल एस्टेट कम्युनिटी भी रही मेरे साथ हमेशा। जिस बात पे मैंने कोशिश की, मेहनत की कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूं, उसमें हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो अल्लाह ने इसी वजह से इज़्ज़त भी दी। और जो रियल एस्टेट की मौजूदा फॉर्म है, इस फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस करवाने में मैं समझता हूँ मेरा और मेरे दोस्त अहबाब और वो तमाम लोग एसोसिएट्स
मेरे एसोसिएशन के साथ मुंसलिक लोग, फेडरेशन हो या इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन हो, इन जो सब लोग हैं इसमें सिलसिला से हाँ, तो जी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस प्रोफेशन में भी बड़ी इज़्ज़त दी और वेलफेयर के काम में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारा काम लिया, और जब तक हिम्मत है इंशाल्लाह वो करेंगे। और जो आज का रियल स्टेट में थोड़ा बहुत स्लम्प है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ये जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं फरवरी में और उसके बाद कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती है, तो हम उससे नेगोशिएट करके उसी तरह जैसे पहले 2021 और से के बाद रियल एस्टेट का बिज़नेस था या 2021 में था, 2020 में था, उसी तरह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये उसी हालत में अच्छे तरीके से चले। ऑब्वियसली जब बंदा शुरू करते हैं तो आप अकेले ही शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता काफ़िला बनता जाता है और आप अगली मंजिलों पे पहुंचते जाते हैं। रियल एस्टेट के बारे में बताइएगा, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? क्योंकि हर बंदा इस टाइम प्रेडिक्ट करने पे लगा हुआ है कि 1 साल में बेहतर हो जाएगा, 2 साल में, इवन 3 साल का भी कहा जा रहा है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए जी, बाकी इंटरनेशनल सिनेरियो डिफरेंस है। पाकिस्तान में रियल स्टेट के हवाले से हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो रियल स्टेट है ये वाकई रियल स्टेट है। बाकी मुल्कों में अगर रिसेशन आया तो उसके आने की एक बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पर भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ऊपर गए हैं। अब उसकी वजह से जो पहले 1%, 2%, 0.5% पे इंटरेस्ट रेट रहा करता था, आज वो देखिए 6-7% या 8% के ऊपर चला गया। ऐसे ही और वहाँ जो हाउसिंग की नीड है वो वहाँ पे चूँकि बहुत अरसे से काम हो रहा है, तो इसलिए जो पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी के मुल्क में जिस तरह रिक्वायरमेंट है घरों की, उस तरीके से वहाँ पर नहीं है। तो हमारी जो ग्रोथ है ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ होने की वजह भी यही है कि हम तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब इस वक्त हाउसिंग यूनिट्स की डेफिशिएंसी में, और उसमें 0.7% एनुअली मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। इट मीन्स कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये वो प्रोडक्ट है कि जिसका बायर हर वक्त मार्केट में मौजूद है। अब आपने मासेस को चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए आपको लो कॉस्ट हाउसिंग की तरफ, लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स की तरफ, इन प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा जो लार्ज स्केल के ऊपर बने और एक आम आदमी की दस्तरस में। पाकिस्तान में भी इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो 22 से 25% है, इस वजह से लोग ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं कि इंस्टेड ऑफ वो कोई प्लॉट बाय करने के, वो बैंक में 20-25%, 22% इंटरेस्ट के ऊपर बैंक में चले जाएं, बैंक डिपॉजिट्स में चले जाएं। वो आपने देखा पिछले दिनों स्टॉक भी ऊपर गए, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में 7-8 हज़ार, 10 हज़ार या 15 हज़ार लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। ऐसे ही जो रियल स्टेट है इसमें आप दुबई में अगर आप देखें तो इस वक्त जो दुबई में इन्वेस्टमेंट हो भी रही है, इस वक्त भी वो उस सिचुएशन में जो 2008 में था कि पीक के ऊपर अपने रेट्स उसके आगे थे। आज भी जो लोग इस वक्त बायर बन के वहाँ जाके बाइंग कर रहे हैं, उनके लिए मेरी ज़ाती राय ये है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। लाइकली है कि ये रेट जो है एक दफ़ा फिर चेक होंगे और उनमें रिसेशन वहाँ पर आ सकता है। अभी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बाकी सारी जगह से सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई को समझा जा रहा है। और उसमें दूसरा कमाल उनका ये है कि उनके प्रोसेसेस बड़े ज़बरदस्त, बड़े स्मूथ, टैक्सेस जो हैं वो उतने ही हैं जितने पाकिस्तान में, इससे कई गुना ज़्यादा वहाँ टैक्सेस है। लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त मार्केट है कि रिसेशन के बाद उन्होंने उस मार्केट को ऐसे रेगुलेट किया है कि वो किसी का नुकसान होने का एहतमाल कम अज़ कम हुआ है। एस्क्रो अकाउंट्स खुल गए, लोग डेवलपर वहाँ का पैसा उठा के किसी और जगह के ऊपर नहीं लगा सकता, उस प्रोजेक्ट का पैसा उसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगेगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करते जाएंगे तो वो आपको रिलीज़ होता जाएगा। पाकिस्तान में जो रियल स्टेट है इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रीरा बनी लेकिन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स बनी, तो वो रीरा अभी तक उस तरीके से ना इम्प्लीमेंट हो सकी, क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं थे, उनकी इनपुट शामिल नहीं थी, तो लिहाजा वो अभी तक इम्प्लीमेंट एज सच नहीं हो सका। रीरा
बिल्कुल उसको प्रैक्टिकल होगा अगर वो, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह दुबई में रीरा है उसी इंडिया में है, इसी तरह पाकिस्तान में भी रीरा के अंडर अम्ब्रेला बहुत सारा काम और बहुत सारी रिफॉर्म्स की जा सकती हैं। चलिए, कानून की हद तक रीरा का कानून बन गया है, अब उसमें जो प्लस माइनस करना है वो जब स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो इंशाल्लाह हम अपनी इनपुट भी देंगे और उसमें बेहतरी करेंगे ताकि जो हमारा हाउसिंग का सेक्टर है, यहाँ पर लोगों फैमिलीज़ एक्सपेंड कर रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है। चाइना ने भी जो प्रोग्रेस किया है तो वो अर्बनाइजेशन की वजह से किया है। हमारे भी यहाँ अर्बनाइजेशन हो रही है। इस वक्त जो इस्लामाबाद है इसकी आबादी तकरीबन 25 लाख के करीब पहुँच चुकी है। तो ये मज़ीद शहर जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, इसके मास्टर प्लान को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा काम होने वाला है। तो हम चूँकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो ये सारी चीज़ें साथ साथ इंशाल्लाह होती जाएंगी और साथ साथ हमारी रियल स्टेट जो है वो हर सूरत में, ये गवर्नमेंट आने की बात है, गवर्नमेंट आती है, थोड़ी सी पॉलिसीज़ वाज़े होती हैं तो हमारा रियल स्टेट का देखिए, आज के दिन में भी लोग घर बना रहे हैं, उनको अपना घर बनाने के लिए प्लॉट चाहिए, लोग आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमने ये सोच के कि रिसेशन आ गया है, काम करना छोड़ दिया है, हम मेहनत करना हमने छोड़ दिया है, हम अपने ऑफिस में अपने वक्त के ऊपर नहीं आते, हम अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, हम वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनमें एक दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट करवाई तो वो वहाँ से उनकी इन्वेस्टमेंट वापस बाहर नहीं निकल सकती। अब हमारा रिसेशन का ज़्यादा जो फैक्टर है रिसेशन का वो ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गई है कि जो आज 60-70% माइनस के ऊपर है। तो लोगों का सरमाया उन प्रोजेक्ट्स में लगा और वो आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छे लोगों के साथ काम करें, अच्छे डेवलपर्स के साथ काम करें, उनका जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है उनके साथ काम करें, जिन्होंने वक्त के ऊपर प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर किए उन लोगों के साथ काम करें, और जिन्होंने ऑलरेडी भी अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, ना सिर्फ बनाए हैं बल्कि बना के डिलीवर किए, डिलीवर करने के बाद आज दुनिया वहाँ पर आबाद है और आबाद होने के बाद वो सेटिस्फाइड है कि वहाँ पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, ग्राउंड है, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है, उनके बच्चे, उनकी फैमिली सिक्योर इन्वायरमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के ड्यू डिलिजेंस, आप जो हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमने तमाम ड्यू डिलिजेंस ऑन बिहाफ ऑफ हमारा क्लाइंट हमने करनी है और फिर हमने को प्रोडक्ट उसको प्रेजेंट करनी है। अपने चार आने के लिए हमने या अपनी थोड़े से फ़ायदे के लिए अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं करना, और वो जो अगर क्लाइंट का नुकसान है वो भी हमारा नुकसान है क्योंकि वो रिपीटेडली आपके पास ज़ाहिर है फिर वो किसी को, एक सेटिस्फाइड कस्टमर कितने लोगों को रेकमेंड करता है कि मैंने इस कंसल्टेंट के साथ काम किया था, मुझे अल्लाह ने फ़ायदा दिया, प्रोजेक्ट अच्छा था, लोग अच्छे थे, तो मैं अपनी फैमिली को, दोस्तों को, सब लोगों को वो रेकमेंड करेगा। और अगर आपने उसको किसी जगह के ऊपर अपने माली फ़ायदे के लिए कोई चीज़ ऐसी लेके दे दी जो कि ठीक नहीं थी तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। सर, आई कम्प्लीटली एग्री कि अच्छे प्रोजेक्ट्स रिकमेंड किए जाने चाहिए, बट डोंट यू थिंक कि दुबई के डेवलपर्स और वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, जिस तरीके से वो फैसिलिटेट करते हैं और डेवलपर्स जितनी वर्थ के मालिक हैं और जिस तरीके से उनके पास दिखाने को बहुत कुछ होता है, उनका कंपैरिजन इसलिए भी पाकिस्तान से नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो दावे करके बैठे होते हैं लेकिन वो डिलीवरी की तरफ नहीं जाते। सो उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, आपको अच्छी एग्जांपल मेंटोरिंग यही है कि आप जो एक अच्छा काम कर रहा होता है उसको आप देख के, और जो हमेशा सक्सेस है वो ट्रैक्स छोड़ के जाती है, तो उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ही हमारी मार्केट बेहतर हो सकती है। अब अगर दुबई में कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बर वक्त अपने प्रोजेक्ट्स बनाए और डिलीवर किए और आज दुनिया वहाँ पर आबाद है, अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं। आप ड्यू डिलिजेंस हमने करनी है कि क्या साइट्स देखें, क्या लोगों के नाम के ऊपर ज़मीनें ट्रांसफ़र हैं या नहीं हैं, अगर ट्रांसफ़र लैंड्स उनके पास मौजूद है, रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से उनके एनओसीज़ मौजूद है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन चूँकि इस पाकिस्तान में कोई अपना काम करने को तैयार नहीं है तो लिहाजा उनके बिहाफ के ऊपर भी ड्यू डिलिजेंस हमने करनी है। हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे अपने कस्टमर के फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ताकि हमारी मार्केट ख़राब ना हो। तो
आप कल दुबई से कंपेयर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आज से कोई 6 साल या 8 साल या 10 साल पहले कितनी ज़्यादा सख्तियां नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी सीख रही हैं कि हमने किस तरह मार्केट से एलिमिनेट करना है उन अनासर को जो कि पॉजिटिव काम नहीं कर रहे। तो वो भी सीख रहे हैं और हमने भी बड़ा सीखा है कि हमसे भी गलतियां हुई, उन गलतियों से हम भी सीख रहे हैं। लेकिन वो कॉस्ट जो है वो तो हमें बेयर करनी पड़ेगी। जो कॉस्ट हमारी मार्केट के रिसेशन की सूरत में हम आज फेस कर रहे हैं, या हम इस सूरत में फेस कर रहे हैं कि लोग आज इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार नहीं है। दूसरा, हमारे जो टैक्सेस हैं वो 3% एडवांस टैक्स, 7 यानी नंबर ऑफ टैक्सेस हैं जो वो भी गवर्नमेंट ने लगाए, तो उस वजह से भी थोड़ी सी मार्केट में रिसेशन है। इस मार्केट के लिए ना तो हमें बैंक्स लोन देते हैं रियल एस्टेट के कारोबार के लिए या बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ना उन लोन्स के ऊपर हमारी मार्केट चल सकती है कि 25% पे अगर लोन मिलेगा तो वो कोई भी बिजनेस फिजिबल ही नहीं है। तो वो तो हमें चाहिए नहीं। हमने अपनी क्रेडिबिलिटी से मार्केट से पैसा इकट्ठा करना होता है। आपने क्या करना है, सिर्फ रेगुलेशंस बनाने हैं और वक्त के ऊपर लोगों को वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करके लोगों को टाइम के ऊपर आपने उनकी अप्रूवल्स देनी है। कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस है अगर एक हाउसिंग के प्रोजेक्ट को आप अप्रूवल देते हैं तो उसके ऑफिशियल गवर्नमेंट की किटी में कितना रेवेन्यू जाता है। फिर आप इंजीनियरिंग डिज़ाइन अप्रूव करवाते हैं, फिर कितना जाता है। फिर आप उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट में कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। फिर वो जब आप पोजेशन हैंड ओवर करते हैं तो घर बनते हैं, तो फिर उस डेवलपमेंट अथॉरिटी को दोबारा नक्शे पास करने की फीसेस मिलती हैं, उनको नंबर ऑफ टाइम इसकी इनकम, अलाइड चार्जेस मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। ऐसे ही आज तक हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मरला डेवलप करके किसी को नहीं दिया। कोई एलडीए ने तो चले, डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे उन्होंने एलडीए एवेन्यू बनाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किया। हमारी वाली ने ना बनाया, ना किसी को बना के देने में राजी हैं, ना किसी को जो बना रहा है उसको रोकने के लिए बस तैयार बैठे। तो लिहाजा हमें थोड़ी सी अपनी बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को भी चेंज करना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव माइंड होकर काम करेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता। सीडीए के साथ हम पिछले 2 साल 3 साल से लगे हुए कि एफएआर इम्प्रूव करें। कुछ हद तक उन्होंने किए, लेकिन एक चाइना की यूनियन कौंसिल है, 40 फुट की गली में 87 मंजिला बिल्डिंग बनती है। हमारा यूनियन कौंसिल के बाद क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कौंसिल आता, मेट्रोपॉलिटन सिटी आता। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ हमारे इस्लामाबाद में ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सही है। यहाँ क्यों स्काई स्क्रैपर नहीं बनते? 1 सेक्टोरस अभी तक बना है कुल मिला के, कोई बड़ी बिल्डिंग्स क्यों नहीं बन रही? एफएआर ही लिबरल नहीं है, आप बिल्डिंग बना ही नहीं सकते। यहाँ तो 80 मंजिला बिल्डिंग जिना एवेन्यू न्यू ब्लू एरिया के ऊपर खड़ी स्काई स्क्रैपर नजर आने चाहिए। आज कोई पर स्क्वायर फीट अगर खरीदने के लिए जाता है तो 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपये पर स्क्वायर फीट एंड बायर को चीज़ मिलती है, पर स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिलता है। तो वो तो 1,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 6.5 करोड़ रुपए में हो गया। तो ये तो बहुत महंगा है। अब ये कैसे होगा कि आप उसको एफएआर लिबरल देंगे? जो हमारा बुर्ज खलीफा है इसका एफएआर पता है क्या है? 122 और हम क्या बात कर रहे हैं? हम इस वक्त एफएआर 1:8, 1:9, 1:10, 1:12 के ऊपर हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं कि कम से कम 14-16 तो कर दे। वह हॉरिजेंटली लैंड खत्म हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड है, वर्टिकल सिटी आबाद होना चाहिए। स्ट्रक्चर इंजीनियर ने स्ट्रक्चर बनाना है, बना के देना है आपको, वो आपने खाली अप्रूवल देनी है। आप देखिए कि अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और तमाम बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक है तो आप अप्रूवल देंगे, नहीं होगा तो डीवीसी में आप उसको फेल कर देंगे। तो आपको क्या रिस्क है? अभी हम बैठे बैठे हमारे अर्थक्वेक आया है, क्या फ़र्क पड़ा इस बिल्डिंग को? हमारी बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली टर्की से भी बेहतर है। आप टर्की में आपको पता है अर्थक्वेक आया था तो कितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं? पाकिस्तान में आज तक कितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं? एक उसको छोड़ के वो भी एक हाईराइज बिल्डिंग वो किसी और वजह से गिरी जो इस्लामाबाद में गिरी। उसके अलावा कितने अर्थक्वेक आए? हमारे स्ट्रक्चर जो हैं 2005 के बाद स्पेशली बिल्डिंग कोड जो है वो जोन 1 और जोन 2 के तमाम इनके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। तो हमारी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और अगर इससे भी ज़्यादा बड़ी हाईराइज बिल्डिंग बनाने के लिए आप एफएआर इम्प्रूव करेंगे तो लोगों को काम करने का ज़्यादा मार्जिन भी मिलेगा और हमारे मुल्क की इंडस्ट्री भी चलेगी।
सर आई कम्प्लीटली एग्री कि इदारों को फैसिलिटेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इदारे फैसिलिटेशन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे होते हैं। खैर सर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, और इस टाइम जो आप एक प्रोजेक्ट फुल फ्लैश कर रहे हैं वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी सुनते हैं तो आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आज इंशाल्लाह आप हमारी टीम को भी गाइड करेंगे किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को पिच किया जा सकता है, किस तरीके से इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जा सकती है और क्या क्या खास है इस प्रोजेक्ट में। तो सर हमारे व्यूवर्स को भी बताइएगा कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 असल में है क्या, इसका एक ओवरव्यू, इसकी आउटलुक, इसका विजन क्या है। मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं, इस्लामाबाद की मार्केट भी देखी है, पूरे मुल्क की मार्केट भी देखी है। तो मुझे जिस डेवलपर के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं इस पाकिस्तान में। आप कम से कम 15-20 ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, डिलीवर भी किया। ऐसा ही। जो भी जिसके साथ काम कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा काम करने के लिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उसका मार्केट को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और हर डेवलपर हर एक लोकेशन के ऊपर काम नहीं कर रहा, किसी को लोकेशन कोई सूट करती है, कोई किसी को कोई सूट। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ जोन टू की स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंस है। नया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है, CPEC यहाँ पे है, M1 मोटरवे यहाँ पे है, M2 मोटरवे यहाँ पे है, रिंग रोड रावलपिंडी RRR जो कि बाट मोड़ मंदरा GT रोड से रावलपिंडी से स्टार्ट होती है और आती है ठलिया इंटरचेंज तक फर्स्ट फेज में 38.3 किलोमीटर। ये इस जोन 2 में है। सही। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से जो लोकेशन है वो फैसल टाउन 2 की बाकियों से बहुत ही अच्छी है। इस्लामाबाद के साथ मर्ज है, पिंडी के साथ मर्ज है। अगर आप इस्लामाबाद से आना चाहें, पहला टूल प्लाज़ा आपका लाहौर की तरफ आप आ रहे हैं, तो पहला इस्लामाबाद से लाहौर के टूल प्लाज़ा को जैसे आप एंटर होंगे टुवर्ड्स लाहौर, तो पहला इंटरचेंज आपके पास आएगा ठलिया इंटरचेंज। अगर आप वहाँ से राइट ले लेंगे तो आप 1.5 मिनट के बाद आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। और अगर एयरपोर्ट से आप निकले हैं तो आप 1.5 मिनट पे ठलिया इंटरचेंज पहुँचेंगे। और फिर अगर आपने GT रोड गुजरात, सुहावा, दीना, जेलम, मीरपुर, चकसवारी, डुडियाल इस तरफ किधर भी जाना है तो आप 10 मिनट में यहाँ से GT रोड के ऊपर पहुँचेंगे। और वहाँ पे जो खारियाँ वाली मोटरवे आ रही है वो भी आके यहाँ बाट मोड़ पे टर्मिनेट होगी। तो ये कनेक्टिविटी इतनी खूबसूरत है कि इससे बेटर लोकेशन और मुझे कोई नज़र नहीं आती इस वक्त। और जितना अगर आप प्राइस देखें तो इतनी रीज़नेबल प्राइस भी किसी और जगह के ऊपर नहीं है। हमारे नेबर में टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, फैसल टाउन 1 है। फैसल टाउन 1 में आज 8 मरले का प्लॉट जो हमने 13 लाख रुपए का बेचा था वो 1.5 से 1.25 करोड़ का है। तो आज हर बंदा वो 1.5-1.25 करोड़ रुपए का प्लॉट नहीं ले सकता। लेकिन फैसल टाउन 2 ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप उसमें 34,95,000 रुपये का आज प्लॉट लेंगे, 6,90,000 रुपये डाउन पेमेंट देंगे, 4.5 साल की इंतहाई फ्लेक्सिबल आसान इंस्टॉलमेंट प्लान है, वो दे के विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको 4.5 साल के बाद मिलेगा। तो यही जो आज हमने 2013 में बेचा था फैसल टाउन 1, 4 साल के बाद वो डेवलपमेंट के बाद लोगों को हैंड ओवर हुआ था, आज वो सारा आबाद है। इसी तरह 4.5 साल 5 साल का स्केजुअल जो है उसके बाद ये लैंड मौजूद है और लैंड बड़ी खूबसूरत लैंड है। लोकेशन बहुत अच्छी है। 12 किलोमीटर का फ्रंट M2 मोटरवे के ऊपर ठलियाँ से लेके चक्री की तरफ 12 किलोमीटर का फ्रंट है। जो हमारी रिंग रोड है इसके ऊपर तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर का फ्रंट है। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। प्राइस प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल है और जो प्राइस है वो बहुत कम है। तो इसलिए ये हर एक की दस्तरस में है कि वो आज अपना घर बनाने के लिए प्लॉट ख़रीद सकता है। तो मैं जो इसको कैटेगराइज करता हूँ कि AAA कैटेगरी है इस वक्त फैसल टाउन के, इस फैसल टाउन 2 के प्रोजेक्ट की। और चूँकि ये प्रोजेक्ट मास में हजम में बहुत बड़ा है, 1 लाख कनाल के प्लस माइनस की बात हो रही है, 100 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा शहर है, यानी नौशहरा शहर जो है 85 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो यहाँ हम 100 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं और 100 स्क्वायर किलोमीटर में नौशहरा की जो आबादी है वो 3,90,000 है। यहाँ हम जिस आबादी की बात कर रहे हैं हॉरिजेंटली वो तकरीबन 8 लाख होगी, वर्टिकली वो आबाद होगी 4 लाख के करीब। तो 12 लाख आबादी होगी इंशाल्लाह इस फैसल टाउन 2 में। आज हम बैठे हैं, अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे, आने वाले 5-7 साल के बाद आप देखिएगा कि वो डेवलप होके जब वहाँ आके आबाद होंगे, क्योंकि इससे पहले भी यही सेम डेवलपर 12 से 13 कामयाब प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर चुके। E11-1 2,88,000 रुपये का प्लॉट था, आज वहाँ पर 14 से 16 करोड़ रुपए का प्लॉट है E11-1, E11-3 में। उसके बाद B17, F17 ये सारे इसी मैनेजमेंट ने बनाए। ऑर्चर्ड रेजिडेंशिया फार्म हाउस की स्कीम है ये भी।
F17 भी इसी मैनेजमेंट में, फैसल टाउन 1, FMC फैसल मार्गला सिटी, फैसल हिल्स, यानी जितने कामयाब तरीन इस्लामाबाद के आप प्रोजेक्ट्स देखें और जितनी डेवलप सोसाइटीज़ हैं वो सारी इसी मैनेजमेंट ने बनाई है। तो लिहाजा लाइकली है कि नेक्स्ट जो फैसल टाउन 2 का प्रोजेक्ट है वो भी इतना ही शानदार है, लोकेशन इतनी ही इसकी आउटस्टैंडिंग है और प्राइस उतनी ही कम है, जहाँ पे हर एक को ज़रूर प्लॉट लेना चाहिए अपनी और अपनी फैमिली के लिए। इंशाल्लाह जी सर, ऑब्वियसली ट्रैक रिकॉर्ड हम सबके सामने, और अगर इतनी अच्छी चीज़ें आप डिलीवर कर चुके हो तो फिर कोई डाउट भी नहीं होता जी। लोग यकीन कर जाते हैं हम जो भी कह रहे हैं। डिलीवरी के बारे में बताइएगा, मतलब एक परसेप्शन चल रही होती है कि जी चक्री साइड पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बड़ा टाइम है, और क्योंकि ये भी उसी साइड पे आ रहे हैं तो इसकी डिलीवरी कितने टाइम में पॉसिबल होगी? देखिए जी, हमने 4.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान दिया है, 1 साल गुजर चुका है, 3.5 साल हमारे हो रहे। फरवरी में हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हमें प्लॉट मिला था, कंपनी ने दिया था 50/60 का 333 गज का प्लॉट, वो तकरीबन 1 लाख रुपए गज के हिसाब से 3,33,000 रुपए का था। आज वहाँ सारा मरकज आबाद है, 2-3 प्लॉट छोड़ के, और 25 करोड़ रुपए का खाली प्लॉट है, तो वो सारा आबाद हो गया। बी ब्लॉक का सारा मरकज अल्हम्दुलिल्लाह 60-70% वो आबाद हो चुका है। बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, नोवा स्कूल जैसा स्कूल सुपर नोवा, वो हमारी खुद मैनेजमेंट ने बिल्डिंग बना के दी और आज वहाँ पे वो आबाद है और बच्चे वहाँ पे अपना एजुकेशन ले रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन जो कि इस्लामाबाद में किसी सेक्टर में मिल रही है, वही क्वालिटी वही करिकुलम वो फैसल टाउन 1 में पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा हमारी मैनेजमेंट को ये पता है कि बनानी कैसे है। चौधरी वजीद साहब कहा करते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग है, लैंड एक्विजिशन, उसके बाद लैंड कंपैक्शन, उसके बाद उसकी प्लानिंग, उसकी परमिशंस और फाइनली उसकी एग्जीक्यूशन और डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के बाद भी फेज शुरू होता है उसको आबाद करना, फिर आबाद करने के बाद उनकी मेंटेनेंस। तो ये सारा साइकिल है। तो ये नंबर ऑफ टाइम हम ये कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह आपके देखते देखते ये भी आपको सेक्टर आबाद होकर नजर आएगा। इंशाल्लाह जी सर, हम उम्मीद भी करते हैं और दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला ये सारा सफ़र आसान करे। जितनी कॉम्प्लिकेशंस का सामना हमारा डेवलपर्स को करना पड़ रहा होता है तो ऐसा कुछ ना करना पड़े। सर, लग्जूरियस मार्केटिंग के बारे में कुछ कहना चाहें? बहुत ही खूबसूरत, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत ऑफिस है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केटिंग की टीम है, बहुत अच्छी सेल्स की टीम है और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोफेशन में ये बहुत अच्छा इजाफा है कि लग्जरियस मार्केटिंग जिस तरीके से काम कर रही है, आप तमाम लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी मार्केट का फ्यूचर ब्राइट है और आने वाले जो दिन है वो बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ हमने अपना काम करना है, वक्त के ऊपर करना है और मेहनत से करना है, कमिटमेंट से करना है और लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करके वो प्रोडक्ट जो उनकी नीड के मुताबिक है वो उन तक पहुंचानी है। तो आप कभी भी आपके लिए सेल्स ख़त्म नहीं होंगी। दुनिया में 5% जो मल्टी बिलियनियर लोग हैं वो इस सेल्स के प्रोफेशन से वाबस्ता है, लेकिन वो है जो खुद CEO नहीं है, यानी सिर्फ वो सेल के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम सेल के प्रोफेशन के साथ जुड़े, मार्केटिंग सेल्स है, तो वो 5% बिलियनियर्स हैं। तो ये ऐसा फील्ड है जिसमें आप अच्छी चीज़ राइट ऑडियंस को देंगे जिनके लिए ये प्रोडक्ट बनी है, तो आपका बायर भी बहुत होगा और इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी, जिनको आप लेके दे रहे हैं, जिनको आप रेकमेंड कर रहे हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपका इतना ज़बरदस्त ऑफिस है, मुझे बड़ी खुशी हुई और इंशाल्लाह हम अपना जो वर्किंग रिलेशनशिप है इसको कोशिश करेंगे कि मज़ीद इम्प्रूव करें इंशाल्लाह जी। सर, आपको एक प्रॉमिस करके भी जाना होगा कि ये पहला विजिट है और इंशाल्लाह भी मुलाकात का सिलसिला और ये बात का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह ज़रूर, व्हाई नॉट। नाज़रीन, तो ये तो थे आज के हमारे गेस्ट और आई थिंक अब तक के सबसे ख़ास गेस्ट थे। आने वाले दिनों में जो भी मेहमान, उनकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन सरदार ताहिर महमूद साहब की अहमियत अपनी जगह पर कायम रहेगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।